नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लक्सर में अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई लक्सर में की गई है। जिला खनन अधिकारी ने यह कार्रवाई की है और अवैध खनन की धाराओं में कई वाहनों को सीज किया गया है। रविवार को भी 8 वाहनों पर कार्रवाई हुई थी और लगातार गंगा तट के किनारे मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है और ऐसे में यहाँ पर अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लक्सर में अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, जिसके तहत कई गाड़ियों को यहां से सीज किया गया है। तहसील प्रशासन और जिला खनन अधिकारी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन की धाराओं में कई वाहनों को सीज किया गया है। मौके से कई वाहन मिले जिनको जब्त कर लिया गया। रविवार को भी वाहनों को जब्त किया गया था। 8 वाहन मिले थे रविवार को, उस दिन भी कार्रवाई की गई थी अवैध खनन पर। और एक बार फिर से अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन और जिला खनन अधिकारी ने मिलकर ये कार्रवाई की है। उस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, पूरी जानकारी चाहेंगे इस खबर को लेकर। प्रीति, आपको बता दूं कि लक्सर में जो है खनन चुगान के लिए जो है खनन माफिया इस क्षेत्र को एक बहुमूल्य क्षेत्र मानते हैं। तमाम राज्यों के जो है खनन माफिया इसी लक्सर क्षेत्र में लंबे समय से रहकर जो है अपना खनन का जो सिक्का है वो जमाए हुए हैं और लगातार जो तहसील प्रशासन को जो अवैध खनन कर लाखों रुपए का रोज चूना लगा रहे, तो इसी कड़ी में जो है लगातार जो है तहसील प्रशासन कार्रवाई कर रहा। लगातार ग्रामीणों का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में जो है तहसील स्तर की संयुक्त टीम ने शनिवार देर रात भी छापेमारी की थी, जिसमें 8 वाहनों को पकड़ा गया था। लेकिन रविवार देर रात भी जो खनन जिला अधिकारी है और तहसील प्रशासन की जो संयुक्त टीम है, उन्होंने मिलकर एक छापेमारी की है। उस छापेमारी में 6 वाहनों को यहाँ जब्त किया गया है और सभी वाहनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में जो है सीज किया गया है। और आगे की कार्रवाई के लिए भी तहसीलदार जो रमोला है, उनका साफ कहना है कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी जी, और यहाँ पर क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? क्योंकि जानकारी मिल रही केवल वाहन जो मिले हैं उनको सीज किया गया है, मौके से किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? देखिए, आपको बता दूं, मैं लगातार जो अवैध खनन का जो या जो गोरख धंधा है उस पर लगातार जो प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तो उसी में जो खनन माफिया अपने अपने वाहनों को छोड़कर यहाँ पर भाग जाने में कामयाब रहते हैं। तो इन्हीं को जो वाहनों को कब्जे में लेने हेतु तो यहाँ पुलिस का भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो अधिकतर खासी चुनौती तहसील प्रशासन के सामने यहाँ नजर आ रही, क्योंकि खनन माफिया जो भागते ही यहाँ पे अपने वाहनों को छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए किसी की गिरफ्तारी अभी संभवित नहीं हो सकी। जी, तो यहाँ पर इन खनन माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए किसी प्रकार का कोई कदम उठाया गया है कि उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए? क्योंकि केवल वाहनों को जब्त करने से तो यहाँ पर अवैध खनन को रोका नहीं जा सकता पूरी तरीके से, वापस से वो सक्रिय हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बात हुई है वो मुकेश चंद्र रोमोला तहसीलदार से हुई है। खनन जो अधिकारी है रवि, उनसे भी बात हुई है कि उनका साफ तौर से कहना है कि जितने भी वाहन है उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके ड्राइवर को चिन्हित किया जाए, उनके मालिक को चिन्हित किया जाएगा। अगर जिस तरह की भी खनन के ऊपर लगातार अधिकारियों का भी प्रेशर है कि किसी भी सूरत में जो खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ही रात में सिर्फ वाहनों का लगातार जाना, कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठ रहा है। लाख दावे भले ही तहसील प्रशासन कर रहा हो कि हम जो इन ड्राइवरों पर, इन मालिकों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई कब तक होगी, कब तक खनन पर अंकुश लग पाएगा, ये कहना नामुमकिन। एक और चीज यहाँ पर गोविंद जी समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि जब यहाँ पर अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार, जिला विभाग की तरफ से जाते हैं अधिकारी, तो क्या पुलिस बल के साथ जाते हैं या खुद ही अकेले जाते हैं? क्या ये वजह मानी जाए कि पुलिस बल का सहयोग ना मिलना या उनके बिना जाना कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है कि वो नहीं पकड़ पा रहे हैं माफियाओं को? देखिए प्रीति, ये अधिकारी पर निर्भर होता है कि वो किस अपनी टीम को किस क्षेत्र में आज छापेमारी करनी है, किस रोड पे छापेमारी करनी है। वो अधिकारी का अपना विवेक है कि पुलिस बल साथ लेकर जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस की अगर भूमिका देखी जाए तो पुलिस, अगर अधिकारी पुलिस बल मानते हैं तो मांगने के कारण जो पुलिस बल जाता भी है और कार्रवाई भी होती है। तो ये कहना तो मुश्किल होगा कि पुलिस का सहयोग नहीं मिल पा रहा। लेकिन माफिया जिस तरह से दिन रात जो अवैध खनन कर चांदी काट रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान भी यहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि माफिया के जो गुर्गे होते हैं वो रोड पर खड़े होते हैं और अपनी जो फील्डिंग है वो लगातार करते हैं और सारी जानकारी जो है अधिकारी को देते रहते हैं। इसीलिए कारण जो माफिया
निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जी प्रीति। जी शुक्रिया गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लक्सर में अवैध खनन को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर तहसील प्रशासन और जिला खनन अधिकारी की तरफ से कार्रवाई करते हुए। पहले दिन भी 8 वाहनों को सीज किया गया, दूसरे दिन भी यहाँ पर कई वाहनों को सीज किया गया। हालांकि अभी तक मौके से कोई भी गिरफ्तारी ना ही चालक की हो पाई है और ना ही किसी माफिया की हो पाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अभी से चुनाव की तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं और चुनावी तैयारियों के साथ ही दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका देते हुए विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए। राजकुमार उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा से विधायक थे। राजकुमार ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की है। दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया। बीजेपी में आते ही राजकुमार के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी निचली जाति के लोगों को स्वतंत्र बनाने की दिशा में काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही इन लोगों को सब्सिडी पर निर्भर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है, ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। ये बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इन सारी चीजों से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुआ हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके सानिध्य में मैं कई बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मिला हूं और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हरिद्वार में रविवार को युवा भारत साधु समाज और चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की संयुक्त बैठक हुई। युवा साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत स्वामी शिवानंद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। देवस्थानम बोर्ड को लेकर बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड रद्द करने का फैसला नहीं लिया गया है, तो 1 नवंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पुरोहितों ने 1 नवंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरे देश से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से जो युवा साधु संत के, अखिल भारतीय साधु संत के जो अध्यक्ष थे, उनके साथ आज ये हरिद्वार में एक बहुत बड़ी बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 30 अक्टूबर तक सरकार इस काले कानून को, देवस्थान नामक कानून को वापस नहीं लेती है तो बहुत बड़ा आंदोलन हरिद्वार से ही शुरू होगा। और ये संत देव आशीर्वाद यात्रा, जैसे हमने देव आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ कर रखी है, उसी प्रकार के संत आशीर्वाद यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो गई है और दोनों यात्राएं ये 30 तारीख तक चलती रहेंगी। अगर कानून खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन हरिद्वार से शुरू होगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। भारत साधु समाज और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी जो आज बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को लेकर देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं करती है तो आगे हम आंदोलन करने के लिए हम विवश होंगे और हम आंदोलन का प्रारंभ हरिद्वार से करेंगे और हरिद्वार से एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ से 30 दिन की मोहलत दी है हम लोगों ने। 30 दिन के अंदर अगर ये लोग नहीं मानते हैं, नहीं रद्द करते हैं, तो फिर हरिद्वार से आंदोलन शुरू होगा और पूरे प्रदेश में होगा और प्रदेश से शुरू होते होते वो पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। और नहीं मानते हैं तो फिर भी हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यहाँ पर साधु समाज चारधाम पुरोहितों की एक संयुक्त बैठक हुई। तीर्थ पुरोहित और संतों ने मिलकर इस बैठक में एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर 1 नवंबर से यहाँ पर सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को अगर भंग नहीं किया, इसको रद्द नहीं किया, तो यहाँ पर 1 नवंबर से आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि सीएम की तरफ से बातचीत की गई तीर्थ पुरोहितों से और उसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है 30 अक्टूबर तक के लिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 1 नवंबर से दोबारा से
वो अपने आंदोलन को तेज कर देंगे अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। और इसी को लेकर साधु समाज और इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों की तरफ से एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया और ये अल्टीमेटम दिया गया है कि 1 नवंबर से फिर से आंदोलन तेज कर दिया जाएगा अगर देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया गया तो। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार पाल संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर सीएम ने मुलाकात की, देव पुरोहितों ने यहाँ पर माफ कीजिएगा पुरोहितों ने यहाँ पर जो है अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन अब संयुक्त बैठक हुई है जिसमें पूरी विस्तार से जानकारी हम चाहेंगे कि इसमें संयुक्त रूप से संत समाज और तीर्थ पुरोहितों ने क्या फैसला लिया है। जी बिल्कुल प्रीति, कई दिनों से जो चार धाम में तीर्थ पुरोहितों का महापंचायत का धरना चल रहा था वो अभी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद स्थगित तो हो गया है, लेकिन जाहिर सी कहीं ना कहीं बात यह है कि 30 अक्टूबर तक वो स्थगित किया है, लेकिन 1 नवंबर से फिर दोबारा धरने पर बैठने के लिए उन्होंने चेतावनी दी है। लेकिन ये जो बैठक हुई है, जो साधु समाज है, जो युवा साधु समाज है और जो मंदिर मठ में रहते हैं, उनका एक बैठक हुई है और उससे एक बैठक में एक निर्णय लिया गया है। अगर इस जो तीर्थ पुरोहितों की मांग है देवस्थानम बोर्ड को अगर स्थगित नहीं किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर एक बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया है कि सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए, नहीं तो अन्यथा भारी चेतावनी संतों ने यहाँ पर दी है। जी प्रीति, और क्या कोई आगे की रणनीति भी यहाँ पर तय की गई है संयुक्त रूप से, या केवल सिर्फ अल्टीमेटम ही इसमें दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि साधु समाज का साफ तौर पर कहना था कि अगर सरकार ये देवस्थानम बोर्ड को अगर वापस नहीं लेती है तो युवा साधु समाज और चारधाम तीर्थ पुरोहित जो महापंचायत है देश भर में आंदोलन करेगी और 30 अक्टूबर तक अगर देवस्थानम एक्ट वापस नहीं लेती है तो तीर्थ पुरोहित और साधु समाज मिलकर दीपावली के दिन अपने अपने घरों और मठ मंदिरों में अंधेरा रखकर इसका विरोध भी दर्ज करेंगे। और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि देवस्थानम बोर्ड जो है तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस खत्म करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। अभी 30 अक्टूबर तक जो है। राजकुमार, ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री ने पुरोहितों से तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की थी, क्या उनको कोई आश्वासन दिया था कि हम इस समय अवधि तक इसको खत्म कर देंगे, इसलिए आप अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए, अभी स्थगित कर दीजिए? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री के आक्षेप के बाद तीर्थ पुरोहितों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, उसके बाद ये धरना स्थगित हुआ है। कहीं ना कहीं अभी बातचीत का दौर जारी है, लगभग इतना समय लिया गया है, तो इस बीच के अंदर कहीं ना कहीं कोई आशा की किरण निकल के आएगी और देवस्थानम बोर्ड को लेकर कहीं ना कहीं दोबारा से जो देवस्थानम बोर्ड पर निर्णय लिया जाना है, वही मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदेश जरूर जारी होगा, जिससे कि तीर्थ पुरोहितों की ये जो महापंचायत है, इनके जो देवस्थानम बोर्ड का जो निर्णय है वो वापस लिया जाना चाहिए। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 1 नवंबर का अल्टीमेटम दे दिया गया है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कि अगर 30 अक्टूबर तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया, वो देवस्थानम को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं, इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो वो एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज कर देंगे। और यहाँ पर साधु समाज और तीर्थ पुरोहितों ने एक साथ मिलकर एक बैठक की है जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक अल्टीमेटम कह सकते हैं कि सरकार को यहाँ पर 30 अक्टूबर तक का दिया गया है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। अरे कमला भाभी, आप कब से सिलाई कढ़ाई करने लगी? आपको तो घर के चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ जीजी, जब से उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस मिली है तब से तो बड़ा आराम हुई हुआ है। अब तो जलाए की लकड़ी लेके लिए जंगल भी ना जाए पड़ते और खाना बनाते समय आंखों में धुआं भी नहीं लगता है। चलो, फटाफट खाना बन जाता है, उसके बाद झटपट घर के सारे काम निपट जाते हैं। पता है जीजी, हम तो पहली बार ऐसी सरकार देखे जो इतना बढ़िया काम कर रही है। भाई जुग जुग जिए योगी और मोदी जी। सही बात है। देश की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के प्रथम चरण में 1.47 करोड़ परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए,
जिससे प्रदेश की महिलाओं को धुआं जनित बीमारियों से छुटकारा मिला और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब महिलाएं भी प्रदेश के विकास में बराबरी की भागीदारी निभा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से 10 अगस्त 2021 को की गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में 20 लाख से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन एक भरे हुए सिलेंडर के साथ दिए जा रहे हैं। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। धन्यवाद मोदी जी। आपके विधायक से सीधा सवाल। कुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलन के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आपकी विधानसभा का क्या है हाल? विधायक जी कितना रखते हैं ख्याल? विकास के कितना नजदीक कितना दूर? हम विधायक से पूछेंगे सवाल बदस्तूर। विधायक का रिपोर्ट कार्ड शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान मंत्री ने सैन्य धाम से जुड़ी तैयारियों के विषय में हर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारियों से जानकारी ली और इस यात्रा से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं के विषय में पूछा। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय के अंदर पूरा करने और शहीद सम्मान यात्रा से जुड़े कार्यों को भी जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो सैन्य धाम का निर्माण है, जिसमें हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उत्तराखंड में, उनके घरों से हम पवित्र मिट्टी उस घर से लेकर आएंगे एक कलश में और उससे इसका भूमि पूजन हम करेंगे। उसकी तैयारी को लेकर अपने सभी सैनिक अधिकारियों से मैंने आज वर्चुअल मीटिंग की, बातचीत की और इस यात्रा में किस प्रकार से यात्रा भव्य हो, किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमारे अधिकारी को वहाँ पर मिलने आवश्यकता है, इस विषय पर चर्चा हुई है। और जब हमारे ब्लॉक प्रति लोगों के पास गए, इस यात्रा के प्रति लोगों का बहुत उत्साह है। बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 नए महाविद्यालयों की घोषणा की, जिसमें थराली के देवाल महाविद्यालय को इसी साल से शुरू करने की घोषणा की गई और इसके बाद महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य की जिम्मेदारी तलवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया और इसी को लेकर देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने नोडल अधिकारी को सुझाव देते हुए तलौर गांव के खाली पड़े जूनियर हाई स्कूल में नए महाविद्यालय की शुरुआत करवाने का उनसे आग्रह किया, जिससे कि दूरस्थ इलाकों के जो छात्र हैं वो भी यहां पर आसानी से आकर प्रवेश ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो है यहाँ पे कॉलेज खुलना था, 7 महाविद्यालय पूरे प्रदेश में खुलने हैं, उसमें देवाल में भी एक चयनित हुआ है। तो जब तक उसकी भूमि का आवंटन और भवन निर्माण नहीं हो जाता है, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ पे हम निदेशालय से जो लेटर आया था उसका अनुपालन करने के क्रम में हमने यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है और शुरुआत करने के हिसाब से ठीक व्यवस्था है की जा सकती है। हल्द्वानी के बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं का गुणगान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के निर्देशों के बाद काफी तेजी आई है और दिसंबर महीने में राज्य में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बहुत जल्द खराब सड़कों को भी ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, हमारा कहना ये है कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार चली, उस सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम किया है और भारत सरकार ने हमको बजट में बहुत बड़ी मदद की है।
और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो वैक्सीनेशन का हमारा प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सरकार दोनों मिलकर के हमने एक लक्ष्य रखा है कि दिसंबर माह तक हम पूरे प्रदेश को वैक्सीनेशन से मुक्त कर दें, यानी पूरे में वैक्सीनेशन हमारा हो जाए। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में नवनियुक्त एसडीएम वैभव गुप्ता ने अधिकारियों को वैक्सीनेशन लक्ष्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके चलते उन्होंने सुल्तानपुर के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम प्रधान समेत गांव के कई लोगों को बुलाया गया और गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए। को लेकर जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर एक सेंटर है PHC, इसके अलावा मोबाइल टीम भी हमारी घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही है। सुल्तानपुर में थोड़ी समस्या ये आ रही है कि यहाँ का वैक्सीनेशन का नंबर है काफ़ी कम है, तो इस संबंध में यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वार्ता की गई। यहाँ पर प्रधान जी हैं और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया, उनसे वार्ता की गई कि क्या क्या इसमें समस्या है, किस तरह से हम सब आपके सहयोग से अपना इन लोगों की जागरूकता फैलाकर जो हमारा नंबर है वैक्सीनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कर सकें। और इसके लिए पुनः एक बैठक आहूत की, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि व्यापार संघ के जो सदस्य हैं वो भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और फिर से इसमें हम आपस में वार्ता करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।